तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े फैक्ट डेली लिखते रहेंगे और फैक्ट के अलावा फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज के थोड़े से फैक्ट नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में गोंडवाना वंश को समझने में आगे बढ़ेंगे। जहां आप लोग फैक्ट नोट करते हैं, फैक्ट के लिए अलग से 2 पेज छोड़ दिया करिए, जहां केवल फैक्चुअल जानकारी होती है, सिंगल सिंगल फैक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा पहला, क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र। क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र, ये जबलपुर में है। देखिए 1955 में दिवाली नहीं मनी थी, अंधेरा रहा है, अंधेरा का फायदा उठा के जबलपुर वालों को, अच्छा आज तो भूल गए, चलिए वो कल बता देंगे। जबलपुर वालों को बहुत मच्छर काट दिए थे, इसलिए मलेरिया हो गया यहाँ बहुत, तो क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र यहीं बना है, याद रखिएगा। फिर महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, महात्मा गांधी सामुदायिक विकास सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, ठीक। अगला, महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज, महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज, ये सब जबलपुर में है आपके कॉलेज। आगे, भारत का प्रथम दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, भारत का प्रथम दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, ये सब जबलपुर में है। फैक्ट फैक्ट नोट कर लीजिएगा जबलपुर को लेके। फिर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये हाईकोर्ट के कारण, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये कुछ फैक्ट हैं, बाकी चीजें बाद में करेंगे, फैक्चुअल चीजें थोड़ी थोड़ी करते जा रहे हैं हम लोग। अब हमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री देखनी है आज गोंडवाना वंश की, जिसमें हम रानी दुर्गावती जी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इतना लिख गया हो तो थोड़ा थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नक्शा 1513 का है, जिसमें आप देख रहे होंगे भारत की स्थिति, ठीक है। 1533 के आसपास जब हम लोग मेंस की क्लास करेंगे वहां पढ़ लेंगे, अभी आप ये समझिए। देखिए 1533 कौन सा दौर था ये, भारत में जो केंद्रीकरण की स्थिति थी उस समय यहाँ पे बहुत ही कमजोर दौर चल रहा था, क्योंकि 1530 में, फैक्ट के लिए 2 पेज छोड़ दीजिए अलग से जिसमें लाइन से फैक्ट फैक्ट लिखेंगे। 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु, ठीक है, कोई सेंट्रल पावर नहीं रहती। हुमायूं का दौर बहुत ही अस्थिरता वाला दौर था। आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, मिडाइवल हिस्ट्री, तो वहां थोड़ा सा समझा होगा कि हुमायूं को बहुत संघर्ष करना पड़ा था अपनी गद्दी को स्थायी करने के लिए, जो वो कभी कर नहीं पाया था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने उसको करने ही नहीं दिया था। उस समय भी मुगलों ने अच्छा खासा वर्चस्व स्थापित अपना कर लिया था। तो हमें पढ़ना है अपना जबलपुर वाला गोंडवाना क्षेत्र। ये गोंडवाने क्षेत्र का कुछ नक्शा इस तरह का रहा है। ये आपके उत्तर में पूरा झारखंड, जो वर्तमान का झारखंड तक है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे लाफागढ़ इनका एक गढ़ था, लाफा होता है ना हाथ से मारना, वही लाफागढ़,
यहां इनकी सीमा रायसेन तक होती थी और दक्षिण में इनकी सीमा बरार तक मिलती थी। ये आपका गोंडवाना प्रदेश था जो उस समय के इंग्लैंड से भी बड़ा था। ठीक है, यहाँ दक्षिण में बरार क्षेत्र था, यहाँ एक केंद्र बन गया था एलिचपुर मुस्लिम क्षेत्र था, यहाँ एक कलचुरियों की शाखा जो कौशल शाखा कहलाती थी, दक्षिण कौशल की शाखा, वो बसी हुई थी। दक्षिण कौशल की शाखा कलचुरियों की, यहाँ बंगाल का क्षेत्र था, ये गुजरात के नवाब यहाँ शासन करते थे। ठीक है, गुजरात के सुल्तान यहाँ शासन करते थे, ऊपर यहाँ पे मुगल थे। तो ये उस समय का क्षेत्र था भारत का जिसमें गोंडवाना क्षेत्र की स्थिति ये थी और जिसकी राजधानी आपकी गढ़ा कटंगा हुआ करती थी। ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना है नाम गढ़ा कटंगा, उसी क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, संग्राम शाह, थोड़ा सा पढ़ेंगे इनको, 2-4 लाइन, प्लस रानी दुर्गावती, इनको विस्तार से देखेंगे, परीक्षा के लिए ये ज्यादा जरूरी है। और ये किस वंश से थे? गोंड वंश से थे, जिन्होंने गोंड साम्राज्य को आगे बढ़ाया। हालांकि इनसे पहले ही, ठीक है आपका नाम काला तेंदुआ है। तो चलिए हम अब गोंड वंश को विस्तार से समझेंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए फिलहाल जरूरी है, जबलपुर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको 2 शासक मिलते हैं गोंड वंश में, संग्राम शाह और रानी दुर्गावती, जो परीक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, तो तैयार हैं सब पढ़ने के लिए, समझने के लिए? फैक्ट लिख गए हो तो ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि पूरा घटनाओं के माध्यम से पढ़ेंगे। और एक इस चीज को लेके हमेशा डिस्प्यूट रहता है, हमने कल भी आपको बताया था कि इतिहास लेखन जो होता है वह अपने हिसाब से लिखा जाता है। जैसी विचारधाराएं होती हैं वैसा इतिहास लेखन होता है। निष्पक्ष इतिहास लेखन या तटस्थ इतिहास लेखन बहुत ही मुश्किल होता है। जिसकी विचारधारा जिस ओर झुकी होती है वह इतिहास में उस तरह से चीजों को बताने की कोशिश करता है। तो गोंडवाना वंश को लेके भी, रानी दुर्गावती जी को लेके भी इस तरह के आपको अलग अलग इतिहास लेखन मिलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो किसी एक ही चीज पे हमको बिल्कुल भी वो नहीं रहना है कि ये ही सत्य है, क्योंकि जब आप अंग्रेजों का इतिहास लेखन देखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी के जो मेंबर्स जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करके चीजों को लिखा है, आपको वहां की जानकारी अलग मिलती है। कर्नल स्लीमन का जो वृतांत है उसकी जानकारी अलग मिलती है। गोंड इतिहासकारों के माध्यम से अलग जानकारी मिलती है, और जो हम सामान्य अपना इतिहास पढ़ते हैं एनसीईआरटीज वगैरह, इनके माध्यम से भी जानकारी कुछ कुछ अलग मिलती है। तो जैसा इतिहास लेखन, मतलब जैसा व्यक्ति होता है इतिहासकार, इतिहास लेखन भी उसी दिशा में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसलिए एकदम तटस्थ क्या है, एकदम निष्पक्ष क्या है, एकदम सत्य क्या है, ये बता पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। आई बात समझ में? तो हम लोग शुरू करते हैं गोंड वंश को लेकर। बस कॉपी पेन रख दीजिए, हल्का फुल्का लिखना हो तो लिख सकते हैं, पूरा समझते हैं कहानियों के माध्यम से। देखिए, जो 13वीं सदी का समय था, ऐसा नहीं है कि गोंड शासक पहले कभी नहीं रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर गोंड शासक यहाँ पे राज कर रहे थे। कलचुरियों का जब शासन रहा लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी से 12वीं-13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में, कल हम कलचुरी भी देखेंगे, अभी हमारे लिए गोंड वंश ज्यादा जरूरी है। तो 8 से लेके 12वीं-13वीं शताब्दी तक जब मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र पे कलचुरियों का शासन था और जब इनका पतन हो रहा था, उसी क्षेत्र में ये बहुत बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में या शक्तिशाली रूप से गोंडवाना वंश उभर कर आता है। कुछ घटनाएं या कुछ कहानियां मिलती हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपने सुना होगा, यादव राय या यादव राय या जादू राय, अलग अलग नाम मिलते हैं। आप जो इतिहास लेखन उठाएंगे आपको नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन मिलता है। गोदावरी के तट पे ये रहते थे, चाहे आप इनको जादू राय कह लें, यादव राय कह लें, यादव राय कह लें या यादव राय कह लें, इस नाम से एक व्यक्ति मिलते हैं जो बालाघाट में लांजी नरेश, लांजी सुना है आपने?
लांजी में एक हयई वंशी राजा थे, उनके यहाँ वो यादव राय या जादू राय नौकरी करने आते हैं। जब वो यहाँ पे नौकरी करते हैं, ये आपको गोंड इतिहास में मिलता है जो हम आपको बता रहे हैं। वहां पे नौकरी करने वो आते हैं। एक बार लांजी नरेश के साथ, बालाघाट नरेश के साथ ये अमरकंटक गए होते हैं। पता नहीं अचानक ये घटनाएं मिलती हैं कि क्या होता है कि इन्हें तीन लोग दिखते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, तीन लोग मिलते हैं जिसको संकेत के रूप में देखा जाता है कि सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी थे, साथ में एक वानर यानी हनुमान जी थे। और वो एक मोरपंख गिराते हैं, और वो मोरपंख संकेत होता है किस चीज का, कि आप शासन करने के लिए आए हैं, आप नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है। तो जब यादव राय जी या जादू राय जी को ये संकेत मिलता है, तो ये भी संकेत उनको मिलता है। अब संकेत कैसे मिलते हैं, ये किंवदंतियां होती हैं कि सपने में आता है कि क्या होता है। उनको ये मिलता है कि आप जो गढ़ा वाला क्षेत्र है, वर्तमान जो जबलपुर है, जिसका तिलवारा घाट क्षेत्र, जिसकी कहानी आपको बताई गई थी, उस क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम कई किताबों में आपको सुरभि पाठक मिलता है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी में सुरभि पाठक उनका नाम मिलता है, और कई जगह आपको सर्वे पाठक नाम मिलता है। कितने नाम हो गए अपने? एक हो गए यादव राय या जादू राय, ये कहाँ काम कर रहे थे? बालाघाट में लांजी नरेश के यहाँ। यहां से ये जाते हैं अमरकंटक, है ना। इनके साथ एक घटना घटती है, वो 3+1 वाली, और मोरपंख जो इनको मिलता है, वो मोरपंख संकेत होता है शासन का, कि आप शासन के लिए हैं, ना कि आप नौकरी के लिए हैं। इनको ये भी संकेत मिलता है कि आपको किससे मिलना है? सर्वे पाठक से, और ये सर्वे पाठक का नाम हिंदी ग्रंथ एकेडमी में सुरभि पाठक मिलता है। और ये एक ब्राह्मण संत थे जो तिलवारा घाट में रहा करते थे। ध्यान से सुनते जाइएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको उनके पास जाना है, उनसे दीक्षा लेके आपको उस क्षेत्र में क्या करना है? शासन स्थापित करना है। जब ये यहाँ आते हैं, सर्वे पाठक से ये मिलते हैं, कौन? यादव राय जी। तो ये बोलते हैं कि आप जब गढ़ा के शासक बनेंगे, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जब आप शासक बनेंगे तो आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। इन्होंने बोला ठीक है, बना देंगे। अब आगे चलते हैं। उस समय गढ़ा में पहले से शासन था, ठीक है। कई जगह वर्णन मिलता है कि कुछ जो बचे कुचे कलचुरी थे उनका शासन था। कई जगह ये वर्णन मिलता है कि पहले से ही गोंड शासक वहां थे, इन्होंने उसको विस्तारित किया था उस क्षेत्र को। ठीक। तो ऐसी जनश्रुति है, और ये जनश्रुति कहीं और नहीं, ये मिलती है आपको किस बुक में? हम आपको किताबों का भी रेफरेंस देते जा रहे हैं। स्लीमन और उसकी जीवनी, ये वर्णन आपको स्लीमन और उसकी जीवनी में मिलता है, ये किताब का नाम है। इसमें आपको जानकारी मिलती है कि जब बालाघाट से यादव राय कहाँ आते हैं? जबलपुर गढ़ा कटंगा के क्षेत्र में आते हैं, और किससे संपर्क करते हैं? सर्वे पाठक या सुरभि पाठक से। तो ये बोलते हैं जब आप शासक बनेंगे गढ़ा के, तो हमें प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ये शर्त मान लेते हैं। उसके बाद स्लीमन कहते हैं अपनी किताब में कि यादव राय उस समय गढ़ा में पहले से वंश चल रहा था, गोंड वंश, वहां जाके भी नौकरी कर लेते हैं कि आगे मुझे शासन का अवसर मिलेगा, मुझे राजा बनने का अवसर मिलेगा। जब ये वहां नौकरी करते हैं, ठीक, तो यहाँ के जो राजा होते हैं अपनी बेटी के लिए क्या ढूंढ रहे होते हैं? योग्य वर ढूंढ रहे होते हैं। और ये यही इसी घाट में, तिलवारा घाट में, लोगों को इकट्ठा करते हैं, योग्य लोगों को, कि जो जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, मतलब, है ना। नहीं नहीं, गढ़ा जबलपुर हम लोग पढ़ रहे हैं, गढ़ा कटंगा, गढ़ा छतरपुर का गांव नहीं पढ़ रहे हैं। बागेश्वर धाम वाला गढ़ा नहीं, गढ़ा गोंडवाना क्षेत्र की राजधानी थी। 2-3 दिन से तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो यहां तक पिक्चर क्लियर हुई। तो यहां होता है चुनाव लोगों का कि किससे विवाह होगा। और शर्त क्या रखी गई थी? एक पक्षी छोड़ा गया था, नीलकंठी। वो पक्षी जिसकी कंधे पे आके बैठेगा उससे विवाह हो जाएगा। प्राचीन समय में इस तरह की आपको जनश्रुतियां सुनने को अवश्य मिली होंगी, और ये इस बुक में भी वर्णन है। ठीक है। और ये जो गढ़ा के राजा थे, इनकी पुत्री का नाम रत्नावली मिलता है।
तो संयोग से वो पक्षी, बताइए किसकी गर्दन में, किसके कंधे में बैठा होगा? आपके यादव राय, जो वहां पे गए थे शासन के लिए। तो उनका विवाह कर दिया जाता है, तो यहां से उनकी शुरुआत होती है। ये बात समझ में आई? अब उनकी एक ही संतान होती है राजा की। हाँ, वो स्वयंवर टाइप था कि वो पक्षी बैठता है यादव राय जी के, फिर यादव राय की शादी हो जाती है रत्नावली से और वो वहां के शासक बन जाते हैं, क्योंकि वहां के राजा की इकलौती संतान थी, कोई बेटा नहीं था। तो आगे फिर यादव राय जी को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है। तो ये यहां से आपको गोंड वंश की पिक्चर क्लियर हुई। और इन्हीं के शासन में 48वीं पीढ़ी में संग्राम शाह होते हैं। ये सब जानकारी आपको मिलती है रामनगर शिलालेख से, ठीक है, गणेश नृप वर्णनन से। एक श्लोक है ये, रामनगर शिलालेख। यहां से जानकारी मिलती है, ये जानकारी के सोर्सेज हैं। बाकी सिलावरी एक जगह है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे इनकी पूरी वंशावली दी गई है। शिलावरी दमोह में है, यहां से पूरी वंशावली मिलती है इनकी, कि कैसे जबलपुर वाले क्षेत्र में कौन कौन से राजा हुए हैं। यहां तक क्या सबको पिक्चर क्लियर हो गई? और यही जानकारी सेम टू सेम बालाघाट जिला गजेटियर, आपके सामने इतने सारे रिसोर्सेज हैं जहां से ये जानकारियां मिलती हैं। और जो भीष्म पितामह हैं हीरालाल जी, पुरातत्व शास्त्र के एमपी के, उन्होंने भी अपनी किताब में इन सब का वर्णन किया है। इसने यादव राय जी के आगे वंशों में राजा होते हैं संग्राम शाह। थोड़ा सा हम इनको पढ़ेंगे फिर दुर्गापति जी पे आएंगे। ये जो संग्राम शाह थे, ये इनका नाम नहीं था, ये इनकी पदवी थी। इनका नाम था आमण दास। नाम सुना होगा? यहां तक सब क्लियर है एकदम, है ना? जैसे यादव राय हुए, यादव राय के बाद आपके गोरक्षदास हुए, फिर खरजी हुए, फिर सुखनदास हुए, फिर आपके अर्जुन दास हुए, अर्जुन दास के बाद हुए थे आमन दास। और यही आमन दास थे संग्राम शाह। और इन्हीं आमन दास के बाद हुए थे दलपत शाह। और इन्हीं दलपत शाह की धर्मपत्नी थी रानी दुर्गावती, जो आगे शासिका बनी थी। ये क्रम था। अब थोड़ा सा समझते हैं आमनदास जी को। आमनदास जो थे, वो अपनी जवानी के दिनों में बहुत ज्यादा, ऐसा बोला जाता था कि विद्रोही स्वभाव के पिता से हो गए थे, क्योंकि इनके भाई को गद्दी देने की तैयारी चल रही थी, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। बीच में कुछ समय ये वीर सिंह बघेल के यहां भी जाके नौकरी करने लगे थे। ये आपका गोंडवाना साम्राज्य धीरे धीरे विकसित, ये उस समय था जब संग्राम शाह शासन कर रहे थे, ये तब का गोंडवाना है, इसलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है, वरना पहले इतना बड़ा नहीं था। पहले केवल छोटे से क्षेत्र में फैला था, जब संग्राम शाह बावनगढ़ को जीत लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो राजा नहीं बने थे 1470 के आसपास, तब यहां बगल में एक रीवा राज्य था, भता राज्य, वहां कौन से राजा थे? वीर सिंह बघेल। तो जब संग्राम शाह अपने, समझ लीजिए, जवानी में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने एक छोटा सा विद्रोह किया था। और वो कहां चले गए थे? रीवा के राजा के यहाँ नौकरी करने। सोचिए, खुद का राज्य है लेकिन दूसरे के यहाँ चले गए थे। और यहाँ पे उन्होंने कौन सी घटना को अंजाम दिया था, जिसको आपने क्लास नंबर 2 में पढ़ा होगा? बताइए किस किस को याद आ रहा है कि संग्राम शाह रीवा के राजा के यहाँ जब जाते हैं तो उनसे कौन सा बहुत बड़ा कार्य करवाया जाता है?
फिर जब यहाँ से ये वापस आके अपने क्षेत्र में आते हैं तो कई वर्णन, कई घटनाएं ऐसी भी मिलती हैं जो कहती हैं कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन गोंड इतिहासकार इस चीज को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं इस तरह का प्रचलन कभी नहीं रहा है ना। तो कई लोगों, मतलब वो इस आरोप को खारिज करते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं। कई ऐतिहासिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इन्होंने अपने पिता अर्जुन दास जी की हत्या की थी। गोंड इतिहासकार इस चीज को नहीं मानते हैं। जो भी हो, हमें पढ़ना है कि अर्जुन दास के बाद फिर कौन राजा बनते हैं, आमण दास। इनके बारे में कहा जाता है 52 बुद्ध आमन में, यानी 52 गढ़ थे इनके पास। इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया था। हाँ, कापालिक का वध किया था, क्योंकि वीर सिंह के परिजनों का वध किसने कर दिया था, उसी कापालिक ने। तो ये उसी समय की कहानी थी। रिलेट कर पा रहे हो अब बहुत अच्छे से? जोड़ पा रहे हो चीजों को कि नहीं? तो थोड़ा सा आमरदास जी को देखते हैं। 1880 में इनका होता है राज्य अभिषेक। ये बैठते हैं गद्दी पे। और 1484 में गोंडवाना के जस्ट बगल में होता है आपका मालवा वाला क्षेत्र। ये पूरा मालवा रीजन था, जहां पे मालवा का जो खिलजी वंश था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी वाला नहीं, मालवा का जो खिलजी वंश था उसका जो राजा था गयासुद्दीन खिलजी, उसको पराजित करता है ये। मालवा का अलग राजा था एक, गयासुद्दीन खिलजी, उसको पराजित करता है। और किसकी उपाधि लेते हैं ये, शाह की, संग्राम शाह की। और ये मालवा वाला पूरा क्षेत्र किसके अधीन आता था, गुजरात के शासक बहादुर शाह। हालांकि कई वर्णन ऐसे भी मिलते हैं कि इन्होंने बहादुर शाह को भी पराजित किया था। फिर इसके अलावा इनके समय एक और घटना घटी थी। इब्राहिम लोदी का भाई बागी हो जाता है और गोंडवाना क्षेत्र में आता है। गोंडवाना क्षेत्र में आके ये प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो इसको संग्राम शाह रोक देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इससे भी खुश होकर इब्राहिम लोदी इनकी इस मान्यता को, पदवी को क्या कर देता है, हामी भर देता है कि हाँ ठीक है, चलो लिए रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। इनके समय कितने गढ़ हो गए थे गोंडवाना में, 52 गढ़। गढ़ों को क्या कहते थे, तहसील। उन गढ़ों में कुछ गढ़ कौन कौन से थे, एक पचेलगढ़ था, जो आपको कटनी के 5 गढ़ याद करवाए गए थे। पचेलगढ़, अमोदागढ़, दियागढ़, कनौजा, ये सारी चीजें। बाकी इसके अलावा कुछ और नाम आपने सुने होंगे, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, ये सब इन्हीं के समय विकसित किए गए थे। यहां तक पिक्चर क्लियर हुई? ठीक। इसी समय 1533 की जो हमने आपको कहानी बताई, 1540-41 आते आते हुमायूं जब 2 युद्धों में शेरशाह सूरी से हार चुका था। कौन कौन से युद्ध हुए थे, बिलग्राम कन्नौज वाले युद्ध हुए थे। तो शेरशाह सूरी ने, हुमायूं चूंकि भारत से बाहर चला गया था, शेरशाह सूरी ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था और कालिंजर पे भी हमला करने की कोशिश की थी। कालिंजर के राजा कौन थे, कीरत सिंह जी थे। और ये कीरत सिंह गोंडवाना साम्राज्य के जस्ट बगल में थे। इन्होंने मदद ली थी किससे, संग्राम शाह जी से। अब यहां भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, वो भी समझते हैं। कीरत सिंह जो चंदेल शासक थे कालिंजर के, इन्होंने किससे मदद ली थी, संग्राम शाह से। और क्या तय हुआ था कि इनकी जो पुत्री हैं रानी दुर्गावती, इनका विवाह किससे किया जाएगा, संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से। क्योंकि 1541 में संग्राम शाह चल बसे थे, उसके बाद इनका विवाह होता है। अब यहां लेके भी कुछ कहानियां हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि कीरत सिंह चंदेल वंश के थे और संग्राम शाह गोंड वंश के थे। वैवाहिक संबंध कैसे स्थापित हो गए, तो जो गोंड इतिहासकार हैं, ठीक है, वो ये बताते हैं कि जो कीरत सिंह थे उनको गलत इंटरप्रेट किया जाता है, ये चंदेल शासक नहीं थे, ये चंदेल वाले कीरत सिंह नहीं थे।
ठीक है। ये गोंडों की ही एक शाखा थी, कोयतूर गोंड, उसके जिसका टोटम खरगोश होता था। आपने पढ़े होंगे, सबके अलग अलग वो होते थे। ठीक। और इसकी जानकारी भी आपको एन ओरिएंटल बायोग्राफिकल डिक्शनरी यहां से मिलती है कि जो ये कीरत सिंह थे, ये गोंड शासक नहीं थे, ये चंदेल शासक नहीं थे, सॉरी। यह समझ में आ रहा है। हम क्या पढ़ते हैं कि कीरत सिंह चंदेल शासक थे, संग्राम शाह गोंड शासक थे। बहुत सारे यहाँ पे विवाद निकल के आते हैं, अलग अलग अगर आप इतिहासों को उठाएंगे। तो अंग्रेज इतिहासकार हैं, उनका नाम बील एंड कीन, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी जो बनी थी, जिसमें भारतीय ग्रंथों का इतिहास वो अनुवाद करवाया गया था, उसमें वो ये लिखते हैं कि ये चंदेल शासक नहीं थे, गोंड शासक थे। और कहाँ के थे? राहतगढ़ के क्षेत्र के थे, उनकी बेटी दुर्गावती थी। लेकिन जो आप सामान्य किताबों में पढ़ते हैं, है ना, जो भारत की इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, उसमें आपको यही वर्णन आता है जो आपको बताया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? उस विवाद पे अपन नहीं जाते हैं, हम जाते हैं अपनी घटनाओं के क्रम पर। तो 1541 में इनका निधन हो जाता है, संग्राम शाह जी का। ठीक है। उसके पश्चात दलपत शाह राजा बनते हैं। दलपत शाह का कार्यकाल उतना बड़ा रहा नहीं है। 1542 के आसपास शादी होती है इनकी, और दलपत शाह और दुर्गावती जी की। 1544 में वीर नारायण का जन्म होता है। ये डेट इसलिए जरूरी है क्योंकि 1562 जब आएगा तब आप इसको रिलेट कर पाओगे। वीर नारायण का जन्म होता है जो दुर्गावती के पुत्र थे। 1542 में विवाह होता है। 1544 में वीर नारायण का जन्म होता है, और 1548 में दलपत शाह की मृत्यु होती है, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, याद रखिएगा। 1548 में दलपत शाह की मृत्यु होती है अबुल फजल के अनुसार। आईने अकबरी कहता है कि दुर्गावती ने 16 साल शासन किया था, आईने अकबरी के अनुसार। लेकिन संग्राम शाह की एक मुद्रा मिलती है, उस मुद्रा से आपको दूसरी जानकारी मिलती है, वो समय मिलता है, मतलब संग्राम शाह की मुद्रा को लेकर ये समय जोड़ा जाता है कि दुर्गावती जी ने 1550 के आसपास शासन किया होगा, 1550 से 1564। लेकिन अबुल फजल कहता है कि रानी दुर्गावती का शासन 16 साल रहा, और 1564 में गोंडवाना और मुगलों का युद्ध हुआ, ये भी आपको पता है। अगर हम इससे 16 साल घटा देंगे तो ये समय निकल के आता है 1548। यानी रानी दुर्गावती कब गद्दी पे बैठी रही होंगी? 1548 में। और 1548 में ही दलपत शाह की मृत्यु हुई होगी, ये अबुल फजल के अनुसार है। लेकिन आपको किताबों में रानी दुर्गावती का शासन 1550 से 1564 मिलता है, दलपत शाह की मृत्यु 1550 मिलती है। क्या क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है कि सब ऊपर से उड़ रहा है? 1480 में गद्दी पे कौन बैठते हैं? संग्राम शाह। 1484 में वो संग्राम शाह की उपाधि लेते हैं। 1541 में उनकी मृत्यु होती है। 1542 में विवाह होता है रानी दुर्गावती जी का। 1544 में वीर नारायण का जन्म होता है। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल 1548 में मृत्यु होती है दलपत शाह की, क्योंकि अबुल फजल लिखता है आईने अकबरी में कि रानी दुर्गावती ने 16 साल शासन किया था। और दुर्गावती जी की मृत्यु सर्वविदित है 1564 में गोंडवाना और मुगल विरोध, मतलब युद्ध के दौरान हुई थी। उस हिसाब से अपन समय निकालेंगे तो ये समय बैठता है 1548 का। लेकिन आपको 90% किताबों में 1550 मिलता है। ये बात समझ में आई? ये हमने आईने अकबरी का रेफरेंस यहाँ पे लिया है। तो आप दोनों यहाँ पे मान के चल सकते हैं, अधिकांश किताबें 1550 से 1564 रानी दुर्गावती जी का समय लेती हैं। तो हम आते हैं अब सीधे रानी दुर्गावती के शासनकाल पर। हमको ब्रीफ में ही समझना था, जितना हमने समझ लिया। हम आते हैं दुर्गावती जी के शासनकाल में, जो सबसे जरूरी है प्री मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से। क्या यहां तक सबको सब पिक्चर क्लियर है? जन्म होता है दुर्गावती जी का 5 अक्टूबर 1524। ठीक है, दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होता है इनका।
इसलिए दुर्गावती नाम पड़ता है। ज्यादा फैक्ट्स पे नहीं जाते हैं अभी। इनको लेके बहुत अच्छी चीज कही गई, ध्यान से सुनिए। समय आप दोनों लिख सकते हैं फिलहाल तो 1548 से 1564 ये आईने अकबरी के अनुसार है, और 1550 से 1564 ये आपको हर जगह लगभग मिलता है। ठीक है, अब सुनिए। ऑल क्लियर? अब बहुत अच्छी चीज, जब दलपत शाह जी की मृत्यु होती है तो क्या आपने सोचा कि रानी दुर्गावती सती क्यों नहीं हुई थी? कभी सोचा है इस बारे में? क्या उस समय सती प्रथा का चलन हो चुका था, बढ़ चुका था? लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात रानी दुर्गावती सती क्यों नहीं हुई? इसका एक बहुत अच्छा जिक्र मिलता है स्लीमनी की बुक में। वो लिखते हैं कि जब दलपत शाह की मृत्यु हुई तो इनके जो अधिकारी हैं इन्होंने दुर्गावती जी पर सती होने का दबाव बनाया था। तो इन्होंने साफ बोला था कि मैं जिस परिवार से आती हूं वहां कुल वधू की परंपरा चलती है, पुत्र वधू की नहीं। मैं संग्राम शाह की बहू नहीं, मैं इस पूरे कुल, पूरे गोंडवाना साम्राज्य, पूरे गोंडवाना परिवार, पूरी जनता, मैं इनकी संरक्षिका हूं, मैं कुल वधू हूं। इसलिए मैं अपने प्राण नहीं दे सकती। मुझे इस परिवार, इस साम्राज्य, इस क्षेत्र की क्या करना है? रक्षा करना है। तो इन्होंने सती होने से पहली चीज तो इनकार कर दिया था। बहुत ही रोचक रोचक जानकारी मिलेंगी, पढ़ते रहिए बढ़िया। 1548 या 1550 इसके आसपास ये गद्दी पे बैठती हैं। बहुत अच्छी चीज इनके क्षेत्र को लेके कहा जाता है, क्योंकि तब तक 52 गढ़ हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने विस्तार किया था अपने क्षेत्र का। केशव दीक्षित एक बहुत बड़े विद्वान थे इनके क्षेत्र में। उन्होंने लिखा है, उर्वरा सर्वतो भूमि मध्यतो नर्मदा नदी। लिख लीजिएगा इसको। उर्वरा सर्वतो भूमि मध्यतो नर्मदा नदी, विज्ञा दुर्गावती राज्ञी, विज्ञा दुर्गावती राज्ञी गढ़ा राज्य त्रयोगुणा। अर्थात चारों ओर जहां उपजाऊ भूमि है, यानी उर्वरा सर्वतो भूमि, सब तरफ उर्वर भूमि है। मध्य तो नर्मदा नदी, बीच से नर्मदा नदी बहती है। जहां की रानी दुर्गावती बहुत ही विज्ञ यानी प्रबुद्ध हैं, बौद्धिक हैं, ठीक है। ये गढ़ा राज्य के, गढ़ा राज्य मतलब जबलपुर, ये 3 गुण इस गोंडवाना साम्राज्य के हैं कि चारों तरफ उपजाऊ भूमि है, बीच में नर्मदा नदी बह रही है, और विज्ञा दुर्गावती राज्य गढ़ा राज्य त्रयोगुणा। केशव दीक्षित इस चीज को लिखते हैं, इसी का हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया। कभी दुर्गावती जी पे प्रश्न आए, आप इस लाइन को बिल्कुल यहाँ पे अपने पेपर में मेंस में भी लिख सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा क्षेत्र देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरह से गोंडवाना साम्राज्य को बनाएं, मान लीजिए ये रानी दुर्गावती के समय गोंडवाना साम्राज्य था। मैप में ही देख लेते हैं मध्य प्रदेश के नजरिए से। मान लीजिए ये वाला क्षेत्र आपका एक, इसको प्रतीक के रूप में ही समझिएगा। ये पूरा उस समय मान लीजिए गोंडवाना साम्राज्य रहा है। आप समझ लीजिए यहां बैठी हैं कौन? रानी दुर्गावती, जिनके प्रति की हो चुकी है मृत्यु। यहां पे कौन बैठे थे आपके?
यहां पे रीवा क्षेत्र का शासन था, राजा थे रामचंद्र बघेल। चारों तरफ देखते जाइएगा रानी किस तरह से घिरी हुई थी। रानी दुर्गावती जी का शासन यहाँ है, रीवा के राजा रामचंद्र बघेल यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक। दक्षिण में आपका बरार क्षेत्र था, बरार में मुस्लिम केंद्र की स्थापना हो गई थी एक, जिसका नाम था एलिचपुर। नाम सुना है कभी इसका? यहाँ पे एक मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी, यानी दक्षिण से भी अटैक, यहाँ उत्तर पूर्व से भी अटैक हो सकता था आपके। ठीक। दक्षिण पूर्व में आएंगे तो यहां कलचुरियों की एक शाखा काम कर रही थी, कौशल शाखा। 1556 में यहां, उससे थोड़ा पहले, जो शेरशाह सूरी ने ये वाला क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, सुजात खां को दिया था। और सुजात खां का लड़का कौन था? बाज बहादुर। तो मालवा में इसका शासन था। यहां रामचंद्र बघेल, यहां कलचुरी शासक, यहां बैठे थे अफगान। शम्स खां मियाना का नाम सुना होगा। अफगानों में एक शाखा थी मियान या मियाना, इनके अटैक भी हो रहे थे। यहां आपका पूरा मुगल क्षेत्र था ही, यहां से आपका अकबर का, बाद में आसफ खां का अटैक हुआ ही हुआ। अब आप बताइए कितने अटैक यहां आपको दिख रहे हैं? यहाँ ऊपर से मुगलों का अटैक, यहाँ बाज बहादुर ने 2 हमले किए, यहाँ नीचे से आपका अटैक हो रहा था, यहाँ कलचुरी आसपास छुटपुट छुटपुट वो कर रहे थे, राज झड़प रहे थे, रामचंद्र बघेल, और ऊपर अफगानों ने सबसे पहले हमला किया था। तो बताइए रानी दुर्गावती, जिनके अधिकारी उन पर सती होने का भी दबाव बना रहे थे, उनको इतनी सारी समस्याएं देखना था और गोंडवाना क्षेत्र की समृद्धि को भी बनाए रखना था। ऐसे समय में एक रानी, उस समय, ये कोई 1800-1900 का समय नहीं है, ये चल रहा है 1550 के आसपास का समय। समझ रहे हैं ये बात? चारों तरफ से। तो आप बताइए क्या इनकी तुलना किसी भी अन्य महिला से करना आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी रानी इतनी मुश्किलों से घिरी होगी? बताइए। किसी तरह से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं था, क्योंकि जो गोंडवाना क्षेत्र था बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, जंगल वाला क्षेत्र था, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे वन उपज मिलते थे, कृषि अच्छी होती थी, नर्मदा जी बहती थी, आपको यहाँ गोल्ड, स्वर्ण के सिक्कों में टैक्स दिया जाता था। 80,000 गांव रानी दुर्गावती के शासनकाल में थे, 80,000 गांव। और अबुल फजल लिखता है कि 23,000 गांव में प्रत्यक्ष शासन था, बाकी के गांव इनके सामंतों के अधीन हुआ करते थे। और एक बहुत अच्छी चीज भी मिलती है अबुल फजल ये भी लिखता है कि लगभग लगभग सभी क्षेत्र के जो भी पटेल या नायब जो भी होते थे, उस क्षेत्र के मालिक, जैसे गांव का जो मुखिया है, रानी दुर्गावती उसको प्रत्यक्ष जानती थी, नाम से जानती थी, नाम से नहीं तो चेहरे से जानती थी, इतनी बुद्धि में वो प्रबल थी। तो ये रानी दुर्गावती जी की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति का क्षेत्र था। ये समझ में आ गया इतना? यहां दक्षिण में एक और क्षेत्र था चांदा, नाम सुना है? चांदा वर्तमान में महाराष्ट्र में है। चांदा, जिसके राजा थे कर्णशाह, वहां से भी आपके अटैक हुए थे यहां। तो सोचिए कितने सारे अटैकों से दुर्गावती जी घिरी हुई थी। ठीक। सबसे पहले इन्होंने किसको हराया? जो अफगान थे। अफगान कौन से अफगान? मियाना अफगान। ये जानकारी भी आईने अकबरी में वर्णित है। और ये अफगान जो थे, ये जाके कहा नौकरी करने लगे थे? रानी दुर्गावती जी के राज्य में ही। शम्स खां मियाना, नाम याद रखिएगा, आगे आएगा। तो रानी ने अपने यहां ही इनको नौकरी दे दी थी। तो पहली लड़ाई इन्होंने अफगानों को हराई। ठीक। फिर बाज बहादुर को हराया इन्होंने। बाज बहादुर ने 2 बार हमले किए थे। पहली बार में बाज बहादुर अपने चच्चा जी के साथ आता है, फतेह खां। फतेह खां को युद्ध स्थल पे ही मार दिया जाता है अर्जुन सिंह फौजदार के द्वारा। उसके बाद बाज बहादुर दोबारा आता है,
पहली बार में रानी माफ कर देती हैं, बाज बहादुर दोबारा आता है, बाज बहादुर को राजगढ़ सारंगढ़ तक खदेड़ के आते हैं इन लोग। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। 1562 में बाज बहादुर को हालांकि खत्म करके कहा मिला लिया गया था, मुगल साम्राज्य में। इसलिए 1562 के बाद ही अटैक होता है। जब तक मालवा पूरी तरह से मुगलों के अधीन नहीं आता है, तब तक मुगल गोंडवाना क्षेत्र में हिम्मत नहीं करते हैं लड़ाई लड़ने की। वो पहले मालवा क्षेत्र को अपने अधीन करते हैं। तो 1562 में आपने मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बाज बहादुर को खत्म करके 1562 में मालवा को मुगल साम्राज्य का अगला प्रांत बनाया गया था। उसके पश्चात यहां से अटैक होता है गोंडवाना साम्राज्य पे। आसफ खां का नाम सुना होगा आपने, उसको भेजा जाता है। उसके पीछे की कहानी समझते हैं, आइए। तो हेडिंग डाल लीजिए, गोंडवाना मुगल संघर्ष। गोंडवाना मुगल संघर्ष। किसी ने पढ़ा है इसके पहले इस टॉपिक को? क्या कारण हो सकते हैं इस बारे में कभी किसी ने सुना है, पढ़ा है कि 1564 में जो युद्ध हुआ था, किसका? गोंडवाना और मुगलों का, जिसमें रानी दुर्गावती और आसफ खां की सीधी लड़ाई हुई थी। तो क्या कारण हो सकते थे कि इस स्तर पर 80,000 गांवों में जहां प्रत्यक्ष मतलब जहां शासन होता था, जहां गोल्ड से टैक्स दिया जाता था, ठीक, तो बताइए क्या कारण हो सकते हैं? पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत, क्या क्या कारण लगते हैं? तो सबसे पहला कारण था, एक तो 1562 में मालवा मुगलों के हाथ में आ गया था, तो उनकी शक्ति का मध्य प्रदेश में और विस्तार हो गया था। मालवा मुगल शासन में आ गया था। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोंड इतिहास में आपको ये जानकारी मिलती है कि नहीं नहीं, मनसबदारी वाली बात नहीं थी। देखिए, दो लोगों के नाम याद रखने हैं, एक महेश दास के और एक रघुनंदन राय के। महेश दास का नाम सुना है? महेश दास बीरबल का नाम था। महेश दास का जन्म 1528 के आसपास शायद सीधी में हुआ था, ठीक है। तो महेश दास उस समय नौकरी की तलाश में दमू आए थे और उनको नौकरी में संग्राम शाह ने रख लिया था। जब संग्राम शाह ने उनको नौकरी दे दी थी, तो वो दलपत शाह के बहुत खास बन गए थे। और जब वो दलपत शाह के बहुत खास बन गए थे, तो वो अपने हिसाब से चीजों को करवाते थे, ठीक है। मतलब दान दक्षिणा बहुत ज्यादा करवाना या कर्मकांड बहुत ज्यादा करवाना, ये बात रानी को पसंद नहीं आती थी। इसके अलावा एक बार महेश दास ने 20,000 रुपए किससे दान करवा दिए थे? दलपत शाह से। ये बात भी रानी को सही नहीं लगी थी। तो उन्होंने महेश दास को चुनो वो भी दी थी, मतलब चेतावनी दी थी कि आप इस तरह की चीजें ना किया करिए, अच्छी चीजों में काम करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन उनकी गतिविधियां राज्य को लेकर ठीक नहीं थी। ये भी रानी को डाउट था कि दलपत शाह की मृत्यु के पीछे महेश दास यानी बीरबल का हाथ था। जब महेश दास यानी बीरबल को कहां से निकाल दिया गया था? गोंडवाना साम्राज्य से। तो वो जाकर मुगल एम्पायर में नौकरी करने लगे थे, वहां उनको नौकरी मिल गई थी। तो दो नाम याद रखना है, महेश दास, और इन्हीं के शासन में एक और व्यक्ति रहते थे, रघुनंदन राय। ये भी इनके कर्मचारी हुआ करते थे। क्योंकि 1550 के बाद जब रानी दुर्गावती अपने हाथ में शासन लेती हैं, तो वो अपने हिसाब से चीजों को टैकल करती हैं। और ये बात कई उनके अधिकारियों को अच्छी नहीं लगती, जिनमें से एक रघुनंदन राय भी थे। तो महेश दास पहले ही क्षेत्र छोड़ चुके थे, रघुनंदन रघुनंदन राय बाद में जाते हैं, और ये दोनों जाके मुगलों से मिल जाते हैं। महेश दास काफी समय फिर वहां रहे। तीसरा सबसे जरूरी कारण, हम आते हैं 1562 में। 1562 की कहानी सुनिए। 1544 में वीर नारायण जी का जन्म होता है, और जब वो 18 वर्ष के होते हैं तो रानी दुर्गावती उनकी शादी तय कर देती हैं। किससे शादी तय करती हैं? गढ़ापुरवा की राजकुमारी। ये वही गढ़ापुरवा है जिसकी जागीर शंकर शाह रघुनाथ शाह को बाद में अंग्रेजों ने दी थी।
गढ़ापुरवा गढ़ा के पास का ही एक क्षेत्र था। वहां की राजकुमारी से शादी तय होती है किसकी? वीर नारायण की। लेकिन उस समय एक फरमान निकलता है मुगलों की तरफ से कि जितने भी उत्तर भारत और मध्य भारत के डोले हैं वो सभी आगरा भेजे जाएं। इस वर्ष के जो विवाह के डोले हैं, विवाह से पहले आगरा भेजे जाएं। जब ये जानकारी मिलती है किसको? रानी दुर्गावती जी को, तो वो सभी को कहां बुलाती हैं? सिंगौरगढ़। चूंकि उस समय सिंगौरगढ़ राजधानी हुआ करती थी। सिंगौरगढ़ आज दमोह में है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बहुत ऊंचाई की पहाड़ियों पर है, उसको भेद पाना असंभव था, इसलिए रानी को वहां से खींचा भी गया बाद में। तो यहां वो बुला लेती हैं, लेकिन अकबर के जो गुप्तचर हैं उनको जानकारी मिल जाती है और वो अकबर तक ये बात पहुंचा देते हैं। अकबर पहले तो कुछ चीजें मांगता है उनसे, सुने हो ये वाला बात कि अपनी सीमा राज की अमल करो परवान, ऐसा सुने हो? अपनी अकबर संदेश भेजता है, सीमा राज की अमल करो परवान, भेजो नाग सुपेत सोई, अरु अधर दीवान। अर्थात मतलब क्या हुआ इसका कि जो आपकी सीमा है वहां तक आप रहिए, और इनका एक सबसे प्रिय हाथी था, सफेद हाथी, जिसका नाम था सरमन। उसको वो हाथी और आधार सिंह दोनों चाहिए होते थे। आधार सिंह इनका सबसे प्रमुख, समझ लीजिए, प्रधानमंत्री थे, दीवान थे। हर चीज के पीछे इन्हीं की योजना होती है। चूंकि इनके कुछ अधिकारी वहां जाके मिल गए थे तो बताए थे कि रानी के पास ये चीजें हैं। पत्र में वो चेतावनी देता है और साथ में एक सोने का पिंजरा भेजता है कि आप जैसी रानियों को शासन करना नहीं है ना, कहां रहना चाहिए? पिंजरे में, समझ गए? सोने का पिंजरा भी अकबर भेजता है। बदले में रानी क्या करती हैं? उसको एक सोने की पीजन भेज देती हैं जिससे सूत की कटाई होती है। यानी अकबर को वो कहती हैं कि भाई आप भी जुलाहे हो, जुलाहा जाति से हो, और आपका काम शासन करना नहीं है, आप सूत को काटिए। समझ गए? इससे अकबर का होता है ईगो हर्ट। यहां अकबर हो जाता है परेशान कि भाई अब तो भारी बेइज्जती हो गई, अब तो हमको सेना भेजनी होगी। उस समय कड़ा मानिकपुर एक प्रांत था किसका? मुगलों का। इलाहाबाद, सतना, ये चित्रकूट, इस तरफ वाला क्षेत्र, यहां सूबेदार किसको बनाया गया था? आसफ खां को। समझ में आई ये चीजें? इतने कुछ कारण थे हमला करने के। कड़ा मानिकपुर, यहां आसफ खां सूबेदार था। आसफ खां को बोला जाता है कि जाइए अटैक कीजिए। आसफ खां आता है अपनी नॉर्मल सी सेना लेके। आसफ खां को पता नहीं होता है कि रानी के पास इतनी सारी सेना है। तो आसफ खां आता है तो रानी दुर्गावती पत्राचार के माध्यम से उससे कहती हैं कि मैं नौकरों के मुंह नहीं लगती, अपने मालिक को भेजो। आई बात समझ में? तो रानी दुर्गावती ने पत्राचार के माध्यम से आसफ खां को बोला। तो यहां होता है नंबर वन ईगो हर्ट किसका हुआ था? अकबर का, कि अरे ऐसा, मैंने तो हल्के में लिया था। फिर आसफ खां, उसका ईगो हर्ट जब उसको बोला जाता है कि मैं नौकरों के मुंह नहीं लगती, अपने मालिक को भेजो बात करने के लिए, तब आसफ खां कहता है रुक जाओ अभी, है ना। तो वो फिर अच्छे से युद्ध की तैयारी में आता है। पहले वो ऐसे ही आ जाता है। तो सिंगौरगढ़ से लड़ाई शुरू होती है। हालांकि इनके अधिकारियों ने इनको चेताया था कि मैडम, हम ज्यादा लंबा नहीं युद्ध कर पाएंगे, हमें दूसरे रास्ते खोजने पड़ेंगे, है ना। समझ में आया? हाँ। तो जब पहली बार आसफ खां यहां पे आता है, तो आपने अगर सिंगौरगढ़ की अवस्थिति को देखा होगा, आज की डेट में भी सिंगौरगढ़ जाओगे तो इतना घना जंगल है। अब आप उस समय सोचिए जो गोंडवाना क्षेत्र था पूरा, ठीक है।
अब बताइए, जिन्होंने सती होने से इनकार कर दिया था, जो 6-7 तरफ से ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जहां कभी भी हमला हो सकता था, जहां उनके अपने लोग ही षड्यंत्र में लगे हुए थे, आप उनकी सोच को, आप उनके जज्बे को, आप उनके जुनून को सलाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो पहला जो एक हल्की लड़ाई होती है उसमें आसफ खां को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि सिंगौरगढ़ का अगर दुर्ग किसी ने देखा हो तो सिंगौरगढ़ का दुर्ग, मान लीजिए ये विंध्याचल पर्वतमाला है, इस तरह से सिंगौरगढ़ का दुर्ग बिल्कुल यहां पे बना है और खड़ी चढ़ाई है। आज भी जब आप जाते हैं वहां सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ते हैं, आप बिना रुके चढ़ ही नहीं सकते, आपको रुकना ही पड़ेगा। ऐसी खड़ी चढ़ाई है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब एक स्लोप होता है ना, वो स्लोप भी नहीं है। तो ऐसी खड़ी चढ़ाई है और नीचे है घना जंगल बढ़िया। उस समय और रहा होगा क्योंकि वनोपज ही इतना आता था। पहली लड़ाई में आसफ खां को दिक्कतें होती हैं और आसफ खां पीछे हट जाता है। समझ में आया? बिना तोप के आता है ये, पीछे हट जाता है, मुंह की खानी पड़ती है इसको। तो जो पहला युद्ध था ज्यादा चला नहीं, अपने से वो पीछे हटता है, उसको लग जाता है हम बिना तोप के रानी को नहीं हरा सकते, हमारी क्षमता नहीं है जंगलों में इनसे युद्ध करने की, हम आमने सामने जब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक तोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम नहीं जीत सकते, ना इनके सैनिकों से ना इनके अस्त्र शस्त्र से, इनको हमको नीचे खींचना पड़ेगा। ठीक। दूसरा युद्ध में ये लाता है तोप, लेकिन तोप को भी ये कहा, सिंगौरगढ़ दोबारा लाता है जंगल में और सेना बढ़ा लेता है। लेकिन इसको ये समझ में आ जाता है कि तोप तो जंगल में चलेगी ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है जब तक आमने सामने सेना ही नहीं होगी। तो ये दोनों चीजों में समझ जाता है कि भाई रानी को नीचे हमको खींचना ही पड़ेगा, बाहर लाना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये तोप से हमला करना किलों में शुरू कर देता है। जब रानी को यह समझ में आता है कि इस जगह पे रह के तो हम सामने लड़ाई करके जीत नहीं सकते, हम प्रतिरोध बहुत समय तक कर सकते हैं लेकिन हम जीत नहीं सकते, हमें भी सामने आना पड़ेगा। तीसरा जब युद्ध होता है तो रानी आती है सिंगौरगढ़ से गढ़ा आ जाती हैं, यानी जबलपुर वाले हिस्से में। सिंगौरगढ़ रानी छोड़ देती हैं, रानी इसको अपने पीछे खींचती हैं कि अपनी सेना के साथ यहां आइए, क्योंकि सिंगौरगढ़ में इनके पास पर्याप्त सेना पूरी नहीं थी, इनको आसपास चाहिए थी मदद, और ये मदद इनको गढ़ा कटंगा यानी जबलपुर आके मिल पाती। यहां आके इन्होंने अपने जितने क्षेत्रीय सरदार हैं सबसे मीटिंग करके सबकी सेना को इकट्ठा किया और तीसरा युद्ध आपका गढ़ा क्षेत्र में लड़ा गया। आमने सामने की लड़ाई में रानी के सैनिकों को भी कुछ क्षति हुई, लेकिन यहां फिर भी आसफ खां को पीछे हटना पड़ गया क्योंकि उसको इस क्षेत्र की जानकारी नहीं थी। तीनों समझ में आया, दो सिंगौरगढ़ में हुए, तीसरा आपका गढ़ा क्षेत्र में हुआ जो वर्तमान का आपका जबलपुर है। इसी क्षेत्र में जो चौथा युद्ध होता है उसको बोलते हैं चंडाल भाटा युद्ध। जो आपकी कृषि उपज मंडी वर्तमान में बनी है वही क्षेत्र जबलपुर में चंडाल भाटा वाला क्षेत्र कहलाता है। यहां पहली बार ढंग से सीधी लड़ाई हुई थी जिसमें इनके जो सेनापति थे, किसके, रानी दुर्गावती के, ठीक है, वो यहां पे खत्म हो जाते हैं, अर्जुन सिंह बैस। यहां पे थोड़ी रानी कमजोर पड़ती हैं क्योंकि उनके सेनापति खत्म होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे खासे मुगलों के सैनिकों को रानी दुर्गावती के सैनिकों ने, समझ गए, तो 1 2 3 4, लेकिन अब रानी को यह समझ में आने लगा था कि अगर हमको मुगलों को पूरी तरह से हराना है तो हमको अपने क्षेत्र में ही उनको ले जाना पड़ेगा जहां उनको समझ ना हो जगह की, क्योंकि अब कुछ दिन यहां रहने के बाद गढ़ा और चंडाल भाटा क्षेत्र में रहने के बाद आसफ खां को क्षेत्र की पूरी समझ हो गई थी कि कहां से अटैक करेंगे तो कितने सैनिक प्रभावित होंगे। तो दो युद्ध तो आपके पहाड़ी क्षेत्र में लड़े गए, जंगल में, घने जंगल में, दो आपके खुले क्षेत्र में लड़े गए। अब यहां इनकी तोप हावी हो रही थी, तो रानी दुर्गावती जी ने योजना बनाई कि क्यों ना हम इस तोप को ही नष्ट कर दें। तो अगला युद्ध जो हुआ वो तोप नष्ट करने को लेकर हुआ था, और उसके लिए ये निर्णायक युद्ध से जस्ट पहले का युद्ध था। इसको नष्ट करने के लिए रानी क्या करी,
अपने आप को इन्होंने वापस से जंगल की ओर खींचा, लेकिन सिंगौरगढ़ वाला जंगल नहीं, ये मंडला तरफ का जंगल जो था वहां खींचा। एक नदी पड़ती है गौर नदी, जबलपुर के पास ही बहती है, मंडला वाले रास्ते के बीच में पड़ती है। जब इस नदी को क्रॉस किया गया, चूंकि रानी को और उनके सैनिकों को इस नदी का अंदाजा था, तो इन्होंने बहुत आसानी से पार कर लिया। लेकिन आसफ खां पीछे पीछे अपनी सेना के साथ था। आसफ खां को अपनी तोप इस नदी से पार करानी थी, वरना कोई मतलब ना निकलता। तो उसने क्या किया, उस नदी पे, गौर नदी पे पुल बनाना शुरू किया, ताकि तोपों को वो रानी के पीछे ले जा सके। 3 दिन तक पुल बनता रहा। रानी के सैनिक उस तरफ इंतजार करते रहे, रानी के सैनिक रानी के आदेश का वो इंतजार करते रहे। रानी ने कुछ नहीं बोला। जैसे ही पुल बना, रानी ने एकदम से हमले का आदेश दिया कि पुल को ही तोड़ दो। जब वो तोप ऊपर थी नदी के ऊपर, उस पुल को ही तोड़ दिया गया। तोप नष्ट करने का ये प्रयास था 5वें युद्ध में। यहां भी आसफ खां बुरी तरह से फंस गया था और एकदम पराजित होने के रास्ते पे खड़ा था, क्योंकि तोप नष्ट हो गई, तोप टूट गई हैं, बहुत सारे सैनिकों में उथला पुथली मच गई, बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया। ये 5वां युद्ध था और ये था 23 जून 1564 का, जिसमें रानी उसी समय जीत सकती थी, उसी समय आसफ खां को मार दिया जा सकता था आराम से। लेकिन शाम हो चुकी थी 23 जून की, आराम से पूरा मौका था सब कुछ खत्म करने का। आज हम वो इतिहास नहीं पढ़ रहे होते जो आज हम पढ़ रहे हैं। 23 जून को जब ये सारे घटनाक्रम हुए, शाम हो चुकी थी, रात का समय था, यहां कोई भी ऊर्जा नहीं बची थी। इन लोग एक अपने आप को हारा घोषित कर चुके थे। लेकिन उसी समय रानी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया था। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता तो आज इतिहास कुछ और होता। रानी ने बोला, हम रात को ही हमला करके पूरी तरह से इसको खत्म कर देते हैं, युद्ध को ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन आप सभी ने जैसा पढ़ा होगा कि इनके जो उस समय के तत्कालीन सेनापति और जो बाकी के अधिकारी थे, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। इन्होंने बोला था युद्ध विराम में ही हम चीजों को खत्म कर देंगे। लेकिन ये गोंड इतिहासकार भी आरोप लगाते हैं कि अगर ये पुण्य पाप वाली थ्योरी ना चली होती, जैसे इन्होंने ये बोला था इनके अधिकारियों ने कि अगर हम रात को या शाम ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद हमला करेंगे तो ये हमारे नैतिकता के खिलाफ होगा। ये बात समझ में आई कि हम अगर दुश्मनों के खेमे में अंधेरे में हमला करते हैं तो ये हमारे नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ होगा। क्या आपको लगता है कि हमने नैतिकता के चक्कर में अपनी पूरी भूमि को गुलाम करवा दिया था? क्या आपको लगता है, बाबर ने भी शायद इस बात, बाबर नहीं बोला था कि भारतीय युद्ध करना, भारतीय लड़ना जानते हैं, युद्ध करना नहीं जानते। ये दोनों में अंतर क्लियर है कि इंडियंस लड़ना तो जानते हैं, युद्ध करना नहीं जानते। क्या राजपूत काल से लेके उसके पहले भी हमने कितने क्षमादान किए? यही गलती यहां पे होती है जब इनकी बात मानी जाती है। और मान्यता थी कि सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध नहीं होता। तो ऐसी मान्यताएं क्या जो आपको गुलामी के द्वार पर ढकेल दें? ऐसी मान्यताएं क्या जो आपको आजीवन गुलाम करवा दें? ऐसी मान्यताएं क्या जो लाखों करोड़ों लोगों का वध करवा दें? ऐसी मान्यताएं क्या जो आपको दुश्मनों पे हावी होने दें? मान्यताएं होती हैं दोनों तरफ से, नियम होते हैं दोनों तरफ से, समझ रहे हैं? तो युद्ध में जो नैतिकता होती है, अगर वो एक तरफा है तो हमेशा आपका नुकसान होगा। और ये हमने भारत के इतिहास में बहुत गहराई से इसको देखा है। ये बात समझ में आई? नैतिकता भी है तो वो नियम कानून मान्यताएं वो द्विपक्षीय होनी चाहिए, एक पक्षीय कभी नहीं होनी चाहिए। तो यहां इन्होंने रात में हमला किया नहीं। ठीक, और इसी अगले दिन इसी रात को इन्होंने योजना बनाई। इस योजना को समझने के लिए अब समय हो गया है, कल हम क्लास में समझेंगे कि कैसे रानी दुर्गावती अपनी ही योजना में, तो इन्होंने योजना बनाई कि हम इनको नरई नाले के पास खींचेंगे। यहां पे आपको दो तरह के क्षेत्र मिल जाते हैं। एक यहां पे आपका मैदानी क्षेत्र है
और यहाँ पे आपका पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र में इन्होंने कई सारे सैनिकों को तैनात करने को बोला और इन्होंने बोला कि कल हम अपनी तरफ किसको खींचेंगे, आसफ खां और उसकी सेना को इस खाली क्षेत्र में खींचेंगे और यहां से हमारे सैनिक इन पे अटैक करेंगे और सीधी लड़ाई हम लड़ेंगे। यहां पे इन्होंने बोला हम एक क्रोंच व्यू रचना बनाएंगे। रानी दुर्गावती की ये रचना बहुत ही प्रसिद्ध थी। इस तरह की रचना यहां पे रानी दुर्गावती स्वयं हुआ करती थी, सारस व्यू रचना इसको कहते हैं। यहां पे रानी, यहां उन्होंने अपनी दीवान आधार सिंह को नियुक्त किया और यहां वीर नारायण को नियुक्त किया। यहां इनको बैकअप के लिए बाकी सेनाएं थी, एक सेना इधर इस तरह से थी, बाकी सेनाएं आपकी यहां फैली हुई थी। तो इस तरह से इसको क्रोंच व्यू रचना, सारस व्यू रचना कहते हैं। ऐसा इन्होंने यहां करने को बोला और पहाड़ियों पे अपने सैनिकों को क्या किया, तैनात किया। लेकिन उसी रात को 23 जून की वो काली रात, इनका एक सामंत था बदन सिंह। हम गद्दारों से ही परेशान हैं, चाहे आज हो चाहे तब का समय हो। ये भाई साहब किससे जाके मिलते हैं, आसफ खां से मिल जाते हैं। आसफ खां को बताते हैं कि कल आपकी फील्डिंग सेट हो गई है नरई नाले के पास, ऐसी ऐसी चीज हुई है ना, क्रोंच व्यू रचना बननी है, ऊपर से तीरंदाजी होगी, सामने घेर लिया जाएगा और वहीं सफा चट कर दिया जाएगा। ये जाके बात बता देता है आसफ खां को। आसफ खां कहता है अरे भैया तुम प्रॉब्लम बता रहे हो, सॉल्यूशन भी दो, हम लोग वैसे ही थके हारे हैं, तोप हमारी नष्ट हो गई है, परेशान हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ऊपर से तुम डरा रहे हो। ये कहता है कि आप जाओ सेना लेके, पता नहीं चलने देना बस कि आपको ये सब पता है। तुम लोग जाओ अपनी अपनी सेना लेके रानी के सामने नरई नाले के पास, बिल्कुल नहीं अंदेशा होना चाहिए। उस समय समय था 24 जून, दिन हो गया था 24 जून। मॉनसून एमपी में कब आता है, लगभग जून के लास्ट में ही आता है। धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो जाती है, यानी बरसात की उतनी स्थिति नहीं होती है। रानी की एक योजना होती थी पंचासर योजना, इसको कल समझेंगे। पंचासर योजना जिसमें एक मुख्य पहाड़ी तालाब के साथ आपके 5 तालाब जुड़े हुए होते थे, कल इसको विस्तार से समझते हैं। और एक तालाब का पानी दूसरे तालाब, दूसरे का पानी तीसरे तालाब, ऐसा जाता रहता था। एक का ओवरफ्लो का पानी दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवे में। क्योंकि जबलपुर बहुत बड़े बड़े पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो तालाब बनवाना बहुत आसान हुआ करता था। तो इसने बोला बदन सिंह ने कि रानी को ये लगने दो कि सब कुछ ठीक चल रहा है और तुम भी अपनी सेना वेना लेके चले जाना। मैं क्या करूंगा, जब संकेत करूंगा तो इसी पहाड़ी से, नरई नाले के पास की पहाड़ी से, यहां पे जो तालाब बना है उस तालाब ये बांध को अपने सैनिकों को पहले से भेज के तुम तोड़वा देना, और जब वो टूटेगा तो इस नरई नाला जो सूखा पड़ा है जहां पे घेरा जाना है तुमको, इस नाले में आ जाएगी बाढ़। तो इस डैम को सुबह 10 बजे लगभग युद्ध शुरू होता है ना। 1-2 बजे के आसपास अचानक से क्या होता है, पता नहीं कहां से कितना पानी आता है कि अफरा तफरी मच जाती है रानी के ग्रुप में भी। वो नाला ये पार नहीं कर पाते हैं। उस अफरा तफरी में फायदा कौन उठाता है, आसफ खां। आसफ खां को पता था नेक्स्ट 2 से 3 आवर में क्या होने वाला है। रानी को नहीं पता था कि उनके ही लोग इतनी बड़ी साजिश कर दिए हैं उनके खिलाफ। ऐसे में युद्ध आमने सामने चल रहा होता है, अफरा तफरी मस्ती है। रानी जी के, है ना, एक यहां पास तीर लगता है, आंख में भी तीर लगता है। जब उनको लगता है कि अब बचना मुश्किल है तो वो आधार सिंह से बोलती हैं कि आप मुझे क्या कीजिए, कटार मार दीजिए, है ना मैं इनके हाथ लगना चाहती हूं। इस तरह की चीजें हुई, लेकिन आधार सिंह ने नहीं मारी तो उन्होंने खुद से ही अपने आप को वीर गति दे दी। तो रानी की मृत्यु इस साजिश के तहत होती है। वो पंचासर योजना वो हम कल पढ़ेंगे, और रानी ने क्या क्या काम किया वो हम कल पढ़ेंगे। जलहलपुर कल पढ़ेंगे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज भारत में आप जीएसटी पढ़ते हो, फ्रांस से जीएसटी की शुरुआत हुई, आर्टिकल 279 है, ये सब पढ़ते हो, लेकिन पूरे इस हिंदुस्तान में सबसे पहले जीएसटी लगाने वाली कोई शासिका थी तो वो रानी दुर्गावती थी।
है ना। एक समान कर प्रणाली लाने वाली कोई शासिका थी तो वो रानी दुर्गावती थी। भाग को कैसे, भाग एक प्रकार का जो कर था उसको कैसे जीएसटी में उन्होंने बदला, ये रानी दुर्गावती जी ने किया था। कैसे जल संरक्षण का कार्य किया, ये रानी दुर्गावती जी ने किया था। क्या क्या आर्किटेक्चर बनवाया, राधा वल्लभ संप्रदाय आप पढ़े होंगे, है ना। वल्लभाचार्य जी, विट्ठल जी इनका नाम पढ़े होंगे, गोसाई जी इनका नाम सुने होंगे। वो सारी चीजें हम कल जानेंगे, एक्स्ट्रा चीजें हम कल जानेंगे, है ना। इसके बाद क्या हुआ था, गोंड राज्य में जौहर हुआ था। अपने बेटे वीर नारायण को ये भेज देती हैं कहाँ चौरागढ़, कि आप सब लोग चौरागढ़ चले जाओ जल्दी से। चौरागढ़ को राजधानी बनाया जा चुका था। ये चौरागढ़ जाती, मतलब ये तो शहीद हो जाती हैं, चौरागढ़ भेजा जाता है सभी को। और अगले 2 महीने तक आसफ खां चौरागढ़ नहीं जाता, क्योंकि चौरागढ़ नरसिंहपुर में, चौरागढ़ के किले में पूरे क्षेत्र के लोग, खासकर महिलाएं और बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। वहां पे इकट्ठा करने के बाद अंदर ही सभी लोग रहते हैं। पूरी रसद जब समाप्त हो जाती है, रसद मतलब राशन का सामान, खाने पीने का सामान, 2 महीने तक आसफ खां यहाँ गढ़ा जबलपुर से चौरागढ़ नहीं जाता। वो आसपास के क्षेत्रों को ही लूटता रहता है, धन संपदा इकट्ठा करता रहता है। 2 महीने बाद जब चौरागढ़ में चीजें समाप्त होने लगती हैं और बाहर भूखे भेड़ियों की तरह आसफ खां और उसकी सेना इंतजार कर रही होती है, तो चौरागढ़ से वीर नारायण और बाकी के सैनिक सबको जौहर का वो बोलकर, एक ब्राह्मण के सहारे कि आपको जौहर कर लेना है अब, और हम लोग जा रहे हैं अब वीरगति को पाने के लिए, क्योंकि मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। तो एकदम वीर नारायण और उनके सैनिक, जो बचे कुछ गोंड सैनिक थे, वो महिलाओं और बच्चों को, मतलब महिलाओं को वहां पे छोड़ के कि आपको जौहर करना है। जौहर की बहुत बड़ी तैयारी होती है, गोंड वंश में आपको चौरागढ़ में जौहर की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो बोला ये जाता है कि जब हम लोग चले जाएं युद्ध करने और उसके बाद जब जौहर हो जाए, धुआं पूरा उठ जाए, उसके बाद ही उस ब्राह्मण से बोला जाता है कि आप किले के द्वार खोलना, वरना किले के द्वार मत खोलना। सबसे बड़ी चूक होती है चौरागढ़ के जौहर में, जब सारे सैनिक और वीर नारायण युद्ध के लिए चले जाते हैं, सबकी वीर गति हो जाती है, अंदर यहाँ जौहर हो जाता है। उस जौहर में जब जो धुआं होता है, उस धुएं में 2 लोग, 2 महिलाएं बच जाती हैं, जिनमें वही गढ़ापुरवा की राजकुमारी, जिसकी शादी होने वाली थी वीर नारायण से, और रानी दुर्गावती की बहन, उन दोनों को अकबर के यहाँ भेज दिया जाता है। तो जिस कारण से चीजें शुरू हुई थी, वो कारण परिणाम में ही बदल जाता है। वीर नारायण की जो होने वाली पत्नी थी और जो रानी दुर्गावती जी की यहाँ बहन थी, जो दोनों बच जाती हैं। पेड़ के नीचे वो धुएं की आड़ में होती हैं। जो ब्राह्मण होते हैं, जो गेट खोलते हैं किले के, वो नहीं देख पाते हैं उनको, उनको लगता है कि इन्होंने भी जौहर कर लिया है, किसी कारण से वो चूक जाती हैं। तो ऐसी आपको घटनाएं मिलती हैं, फिर उनको वहां भेज दिया जाता है। और यहाँ से फिर ये जो आपका स्वर्णिम इतिहास गोंडवाना का, रानी दुर्गावती जी का था, वो समाप्त हो जाता है। आगे गोंड वंश चलता रहता है, 1857 तक चला है। यही वो गढ़ापुरवा था जब 1857 में शंकर शाह को और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को यहाँ की जागीर दी गई थी। यहीं के वो गढ़ापुरवा के राजा थे। 1857 में शंकर शाह रघुनाथ शाह को 18 सितंबर को तोप में बांध के उड़ा दिया जाता है। ये हमने पहले जबलपुर में पढ़ा है, आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये राजनीतिक परिदृश्य था। कल इन्होंने आर्किटेक्चर में, है ना, वाटर कंजर्वेशन में क्या क्या चीजें की हैं, धर्म के क्षेत्र में क्या क्या चीजें की हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में क्या क्या चीजें की हैं, उसको हम जानेंगे बहुत अच्छे से। भूजल विशेषज्ञ कौन होते थे, आम खास क्या होता था, लघु काशी किसको बोला गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये समझ में आया आपको गोंड वंश का स्वर्णिम इतिहास। कल देखेंगे और क्या इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में चीजें की हैं। पूरी तरह से किसको समझ में आ गया। कल इनकी रचनाएं जानेंगे, इनका स्थापत्य जानेंगे, धर्म में इन्होंने क्या काम किया है, लघु काशी कैसे ये गढ़ा को बनाती हैं, ठीक है। गुसाई जी की बैठक या बैठक जी क्या है, पंचाक्षर योजना कल जानेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ताल बनवाए वो देखेंगे, है ना। किसको यहाँ पे संरक्षण दिया वो देखेंगे, जीएसटी कैसे लागू किया वो देखेंगे, है ना। कौन कौन से टैक्स लगाए वो देखेंगे, किस प्रकार से टैक्सेस लगाए गए वो देखेंगे। सारी चीजें कल इनके बारे में जानेंगे और फिर फैक्ट देखेंगे, ठीक। फिर हमारा बचेगा कलचुरी और नर्मदा नदी, जो बड़ा टॉपिक है, और फिर फैक्चुअल फैक्चुअल करके जबलपुर को खत्म कर देंगे। तो क्या आप लोग जबलपुर को समझ पा रहे हैं।
अच्छे से, जैसे कटनी को समझा था वैसे जबलपुर को ही क्या थोड़ा बहुत महसूस कर पा रहे हैं? जबलपुर के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हुई हैं? राजनीतिक व्यक्तित्व हमने देखे, द्वारका प्रसाद मिश्र। आज हमने एक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व को देखा और वंश को देखा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, वरना क्लास को बंद कर देते हैं। 1 मिनट का समय है आपके पास। एक सेशन इस पे और रहेगा, वो देखेंगे, है ना? फिर कलचुरियों के बारे में जानेंगे, फिर नर्मदा जी और फिर जबलपुर के जितने मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, जितने भी विविध तथ्य हैं, उनको इकट्ठा नोट कर लेंगे ताकि परीक्षा में कुछ भी ना छूटे, क्योंकि जबलपुर में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, समय पे आइएगा। जय हिंद, जय भारत। किसी की ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। कल इन आगे की जानकारी पढ़ेंगे। रानी दुर्गावती जी ने 16 सालों में क्या क्या चीजें, विकास की चीजें की हैं, उसको समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज और कल के कमेंट कल ही लिए जाएंगे, तो बढ़िया अच्छी चीजें लिखिएगा।